ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें। पहले लड़कियों के लिए बस एक ये था कि लड़कियां अगर पढ़ा भी रहे हो तो एक इसलिए कि थोड़ा पढ़ लिख ले जाएं, अपने बच्चों को देखें। नहीं तो लोगों का ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा एक मिडिल फैमिली है, जो हम लोग जिस उससे जुड़े हुए हैं समाज से, और जो मैंने अपने जीवन का अनुभव किया है, अनुभव मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है। अभी 18 साल, 20 साल, 15 साल बच्चों से पूछें तो उनसे पूछेंगे बेटा आपका अनुभव क्या, तो वे क्या बताएगा, कहेगा हमको ये करना है, अभी हमको पढ़ना है, हमको कुछ जॉब करना है, हमको हाथ पैर खड़े होना है, शादी करना है। जब हम लोग सब ये एज पार कर जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा कर दिए, शादी कर दिए, उसके बाद हमको लगता है कि हमारे जीवन के अनुभव दिमाग में, विचारों में आने लगता है कि फिर हम लोग पीछे जीवन में देखते हैं कि हमने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं, या हमको ये नहीं करना था तो हमको ये करना था, आज हमको ये बनना था। अगर हम उस समय मेहनत किए होते तो आज हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिए होते तो शायद आगे जाते। लेकिन पहले माता पिता भी इतना लड़कियों के प्रति नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए सजग रहते थे। अब तो समय बहुत बदल गया है, आजकल तो माता पिता बचपन से ही बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस लाइन में ले जाना है। फिर धीरे धीरे लोग, और आज के समय में तो बच्चों की पढ़ाई पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है और देना भी चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से और मेरे अनुभव से मैं बेटियों के लिए थोड़ा सा अपना अनुभव बता रही हूँ। बेटियों को इसलिए पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ाना तो सबको चाहिए, लड़कों को भी, लड़कों को तो सब कुछ ही जो है उनके उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार सब कुछ। लेकिन मैं आज सिर्फ एक बेटियों के लिए अपना अनुभव जो है, जो मैंने अपने जीवन में सोचा समझा या देखा, और जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो देखते ही रहते हैं क्या होता है। मैं लड़कियों के प्रति इसलिए पढ़ाई लिखाई और उसको कहने के लिए मैं मतलब मेरा कहना है कि मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि लड़कियां जो है, एक तो समाज में बन गया पराया धन है, पराया धन पराए घर गई। लेकिन आपको क्या पता वो घर कैसा मिले, उसको कैसे लोग मिले। अच्छे लोग मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, माँ बाप भी सुकून में रहते हैं। लेकिन अगर गलत घर मिल गया तो फिर आप समझिए कि लड़की की तो जीवन खराब होता ही है, साथ में उनके माँ बाप भाई बहन सब दुखी रहते हैं। कोई भी अपना सदस्य अपनी औलाद को दुखी देखता है तो परेशान रहता है। तो इस कारण लड़कियों को हाथ पैर जरूर खड़े करना चाहिए। आज का समय देखते हुए वो समय बीत गया कि पहले एक ही मकसद था, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धुलो, लो ससुराल जाओगी, सबकी सेवा करना है। सेवा करना चाहिए, ये नहीं कह रहे सेवा नहीं करना चाहिए। भाई घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी ही चाहिए, घर में जो लोग हैं। लेकिन अगर पर्याप्त तो हमारे घर में धन है, जरूरत नहीं है, तो एक लेडीज के लिए घर में बहुत काम है, बहुत काम है। काम है तो बहुत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो जॉब भी करती हैं तो वो भी सब समय निकाल लेती हैं। मैंने तो जॉब बहुत समय बाद किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जॉब करना है। लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हो के रहता है, हम चाहें या ना चाहें। कभी कभी होता है हम बहुत चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, और कभी कभी होता है कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। मैं इसी बात पर एक अपना अनुभव बता रही हूँ। मेरी पढ़ाई मैंने जब 8th किया तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, कम एज में मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम लोगों के यहाँ विदाई नहीं होती है। 3 साल बाद मेरी विदाई हुई और उसके बाद मैंने
10th किया प्राइवेट, क्योंकि 8 तक स्कूल गई, फिर शादी हो गई। शादी के बाद मैंने फिर 10th किया और 10th के बाद मैंने इंटर किया। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बच्चे जब मेरी छोटी बेटी केजी में थी तब मेरी जॉब लगी। जॉब क्या लगी, प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया। लेकिन उसकी एक कहानी कि मैंने स्कूल कैसे ज्वाइन किया, जो कि कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी और बेटा को एक लड़का आता था ट्यूशन पढ़ाने, संजय नाम था उसका, और हमारे मोहल्ले में किराए पे रहता था। और एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ चर्चा चली होगी हाथ देखने, ज्योतिष रेखा। तो उसने कहा कि मुझसे कि भाभी मुझे भी हाथ देखना आता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ऐसे ही कहा अच्छा मेरा हाथ देख कर बताओ। तो उसने मेरा हाथ देखा तो उसने कहा भाभी आपके हाथ में टीचिंग लाइन है और आपको अब जो है इस समय जॉब करना चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं तो आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी, लेकिन टीचिंग लाइन आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। मैंने मन में सोचा अरे इसको कुछ नहीं आता है। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जॉब करूँगी या स्कूल पढ़ाने जाऊँगी, क्योंकि मेरी एजुकेशन मैंने बताया कि 8th तक स्कूल गई, हाई स्कूल इंटर मैंने प्राइवेट किया। तो इसकी वजह से कभी दिमाग में नौकरी का था ही नहीं। और मैंने उस मन में यही सोचा कि अरे इसको कुछ नहीं आता है। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। हमारे यहाँ उस समय लाइट बहुत जाती थी। एक समय बंधा था प्रयागराज में 10 बजे से 1 बजे तक, और बच्चे दोनों स्कूल चले जाते थे। और छोटी बेटी को भी पास ही स्कूल नर्सरी में एडमिशन करा दिया था। और उसके बाद लाइट चली जाती थी, तो पहले तो इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था, तो दोपहर को सोने की आदत हो गई थी। जब सब लोग चले जाते थे तो 2 घंटा या 1.5 घंटा जो समय मिलता था तो मैं सो जाती थी। 1 महीना बीता और मेरे ससुर जी एक दिन बोले कि पास में एक इंटर कॉलेज है, बोले कि मेरी उनसे मैनेजर सर से जान पहचान है और आप तुम स्कूल जाओ पढ़ाओगी। उन्होंने कहा है कि अगर आपके घर में कोई बहू बेटी हो तो आप लगवा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मन में सोचा मैं क्या पढ़ाऊंगी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। और ये तो सबको पता है कि ABCD हमको भी आता है, कहरा मुझको भी आता है, लेकिन एक बच्चों को पढ़ाने के एक ट्रिक होता है, एक ढंग होता है। अब इस सब चीज़ का तो मुझे भी अनुभव नहीं था। तो मैंने कहा नहीं हम स्कूल कहाँ जाएंगे। इस तरह उन्होंने कहा और इस तरह 1 महीना बीत गया। और एक दिन ऐसी मैं लेटी हुई थी, सो रही थी, तो मेरी सास आई तो उन्होंने कहा कि 3,000 तुमको काटे खा रहा है, नहीं कि चली जाओ 3,000 मिलेगा। उस समय 2001 की बात थी, और प्राइवेट में अगर 3,000 कोई स्कूल दे रहा था तो उस समय बहुत अच्छा पैसा दे रहा था। नहीं तो मेरे ध्यान में तो है कि जितने आसपास के स्कूल थे उसमें 400-500 से ज़्यादा नहीं देते। और मेरी सास ने ये बात कह के और वो अपने कमरे में चली गई। तो जो मेरी सास की वो एक लाइन है ना, वो मेरे कानों में, मतलब मेरे दिमाग में वो रुक गई, मतलब गूंजने लगी। हम अपने सास को अम्मा बोलते थे, तो अम्मा बोली कि 3,000 तुमको काटे खा रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार 3,000 अगर जाऊं, 3,000 मिलेगा, 3,000 बहुत है। अब कम से कम अपना शौक, बच्चों का शौक, किसी से मांगना तो नहीं पड़ेगा भाई, सबको मिलता है, लेकिन एक अपने हाथ में पैसा रहता है तो अलग बात रहती। किसी से ये नहीं रहता कि हमको ज़रूरत है तो 500 की ज़रूरत है तो मांगो तो 2 से मिले, 3 से मिले, सब घर की बात है, सबको पैसा नहीं मिल पाता। वो दिमाग में मेरे बैठ गई बात। मैंने कहा कि हाँ अम्मा बोल दो मैं जाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन हम स्कूल गए और हमको डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन संजोग से उन्होंने कुछ पूछा नहीं। बस मुझसे इतना पूछा कि तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ाओगी कि हिंदी। तो
मैंने कहा इंग्लिश मीडियम तो नहीं पढ़ाऊँगी, हिंदी मीडियम पढ़ा दूँगी। और इस तरह मेरे जो है जॉब का सफ़र शुरू हुआ और मैं नर्सरी क्लास में मुझको क्लास दी गई और नर्सरी में मैं जो पहले टीचर थी, तो वहाँ पे 2 माध्यम का था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो उस समय शायद नर्सरी की टीचर नहीं थी, एक ही थी, तो दोनों मीडियम के बच्चों को एक साथ अपनी क्लास में बैठा रखी थी। करीब 70 बच्चे रहे होंगे और मुझको बोले कि इस क्लास को आपको देखना है और मैं उनके साथ बैठ गई और मैंने उनसे कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। बोली आप मुझको देखती जाइए, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप भी वैसे ही पढ़ाइएगा और ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे। और मैं उनके साथ 15 दिन उस क्लास में रही। फिर उन्होंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबको अलग कर दिया, एक तरफ हिंदी मीडियम को बिठाया, एक तरफ इंग्लिश मीडियम। नर्सरी चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, पढ़ाना सब वही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो सब में ही अनिवार्य है। और मैं 15 दिन जैसे वो पढ़ाती थी, मैं उनको बहुत ध्यान से देखती थी, कैसे वो पढ़ा रही हैं और मैं भी पढ़ाने लगी। उसके बाद दोनों क्लास अलग हो गई, हिंदी मीडियम अलग हो गया, इंग्लिश मीडियम अलग हो गया। और अब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ी थी। पुराने समय में पहले मास्टर लोग कैसे पढ़ाते थे आप लोगों को पता है, रटवाते थे पहाड़ा, ऐसे नहीं, पहले तो पहाड़ा याद करवाते थे, फिर पूछते थे कि 2 सत्ते 3 अट्ठे, इस तरह पहले क्वेश्चन द्वारा पहाड़े पूछे जाते थे। तो उसी स्टाइल में मैंने भी थोड़ा पढ़ाना शुरू किया अपने हिसाब से। फिर मैनेजर सर ने भी बुला के पूछा कि आप पहले कभी पढ़ाई? तो मैंने कहा नहीं। तो बोली अच्छा? बोले कि नहीं, आप जो पढ़ाती हैं अच्छा है आपके पढ़ाने का ढंग। जब उन्होंने ये चीज़ कह दिया तो फिर मन लगा के मैं भी पढ़ाने लगी। तो इस तरह हस्तरेखा जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको नॉलेज है, क्योंकि रेखाएं अगर सही नहीं है, ये होता ना कि ये सब बहुत लोग विश्वास करते हैं, लोग नहीं करते, तो सबकी रेखाएं अलग क्यों है? क्योंकि सबके जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। किसी की रेखाएं कुछ रहती हैं, किसी की रेखाएं कुछ रहती हैं। कितने बड़े बड़े ऐसे ज्योतिषाचार्य जो हाथों को देखकर लोगों का जीवन पढ़ लेते हैं। तो उस लड़के को उस समय मैंने कहा था कि इसको कुछ नहीं पता। क्यों? कि मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं विद्यालय जाऊंगी। और मैंने 22 साल पढ़ाया, उसके साथ मैंने और पढ़ाई शुरू की, मैंने बीए किया, मैंने बॉम्बे आर्ट किया, फिर मैं आर्ट की टीचर बन गई। और इस तरह जो है मैं आगे बढ़ती गई और मैं हाई स्कूल तक मैंने आर्ट भी पढ़ाया, जबकि कोई दूर दूर तक आर्ट मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। मेरी आर्ट भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब बॉम्बे आर्ट किया, धीरे धीरे सीखते सीखते मैं बच्चों को भी सिखाने लगी। तो एक ये अनुभव मिलता है हमारे जीवन में कि उम्र का कोई रोक नहीं है कि हम इसी एज में करें। और फिर मैंने बॉम्बे आर्ट किया और मैंने 22 साल पढ़ाया। अब तो मैंने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ घर की प्रॉब्लम थी, बहू स्कूल जाती है, घर भी कोई देखने वाला चाहिए। बहू सरकारी जॉब है, मेरा प्राइवेट है, तो अब एज भी हो गई अब, क्योंकि मेरे स्कूल में ही जो है दूसरी ब्रांच खुल गई थी, तो कौशाम्बी में वो 40 किलोमीटर दूर हो गई थी। तो 40 किलोमीटर आना जाना भी मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी, फिर मैं थक भी जाती थी, तो इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो हस्तरेखा भी गलत नहीं होता, बस जो इसको जानते हैं, जिसके पास नॉलेज है, वो बता देते हैं और ये सही हो गया। तो मैं ये आपके लिए इसलिए मुझे घटना याद आई कि मैं बताऊं कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब भाग में हमारे होता है कि हमको मेरे भाग में लिखा है, तो आपको कहीं ना कहीं, आप चाहे न चाहे, वो आपको मिल जाता है। आप प्रयास नहीं करते हैं तब भी मिल जाता है, और बहुत भाग में नहीं रहता है, हम कितना प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है।
लेकिन हमारे हाथ की रेखाओं को देखकर जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ये बता देते हैं कि आप किस लाइन में जा सकते हैं। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। और आप ये सोचिए कि अरे मेरे तो लाइन में हस्तरेखा लिखा है कि मैं फलाना चीज बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके हाथ में वो रेखा लाइन है, अगर आपने मेहनत किया तो आपको भाग आपके साथ देगा। और घर बैठे कोई नहीं और पड़े हुए कि हम आराम से लेटे हैं और बिना मेहनत के हम ये बन जाए वो बन जाए, कोई नहीं बन सकता। और मैं भी मेरे काफ़ी एज होने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मेरे बच्चे भी हो गए और मैंने पढ़ाई भी की। उस जॉब करने के बाद भी मैंने पढ़ाई की। और सच बताऊं तो मैं अभी भी जो है मैं, चूँकि जो मेरा बॉम्बे आर्ट था तो मैं टीजीटी के में योग्य हूँ। तो मैंने वैसे टीजीटी का फॉर्म कभी नहीं भरा, लेकिन किसी के कहने पे मैंने 2022 में भर दिया। मैंने इसलिए भर दिया कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं निकाल भी नहीं पाऊंगी। मुझे पता है एक एज में निकालना बहुत मुश्किल है पढ़ाई, और एक एज में आदमी भूल जाता है, और थोड़ा मुझे याददाश्त मेरी कमज़ोर है। लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया और मैंने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई। आई कब? 2025 में, शायद 4 अप्रैल को है पेपर। तो मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ रही हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ रही कि मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं निकाल नहीं पाऊँगी। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं इज्जत के साथ फेल हो जाऊँ, लोगों को बताऊँ कि कुछ अच्छे नंबर आए, और आते तो मैं निकाल लेती। अब ये आप हंसेंगी कि आप क्या कह रही हैं। बस ये मैंने टीजीटी का फॉर्म भरा है, मैं पेपर दूंगी। अब मैं कितने नंबर लेके आऊंगी आप लोगों को बताऊंगी। और मेरी कुंडली में भी किसी ने लिखा था कि एक एज के बाद आपकी पढ़ाई शुरू होगी। शुरुआत में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन एक एज के बाद पढ़ाई होगी। तब भी मैंने सोचा था अरे ये सब गलत है, एक उम्र के बाद कौन पढ़ेगा। जब पढ़ने वाली उम्र में हम नहीं पढ़ पाते तो कोई नहीं सोचता कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो बात बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है कि मैंने एक एज के बाद पढ़ाई शुरू की, और शायद मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। और क्योंकि टीजीटी का पेपर देना है, भले फेल हो जाऊं लेकिन पढ़ के दूंगी, कुछ अच्छे नंबर लाऊंगी। और मैं आपको ये नंबर मेरे कितने आएंगे, मैं अपने अनुभव ज़रूर आपको बताऊंगी, मैं कितने पेपर मैंने सही किए। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो जो लोग कम एज के हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी मेहनत करिए, थोड़ा सा बस मेहनत करिए, निकल जाएंगे। जो आपके भाग में वो मिल जाएगा। अब मेहनत नहीं करेंगे तो भाग में जो लिखा भी है वो भी नहीं मिलेगा। और कभी कभी बिना मेहनत के भी मिल जाता है, कुछ प्रारब्ध जीवन का रहा होगा, लेकिन सबको नहीं मिलता, कम परसेंटेज है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि किसी को मिल गया तो हमको मिल जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जय सिया राम। इसके बाद फिर कोई घटना याद आएगी फिर आपके सामने हम आएंगे। जय सिया राम। राधे राधे।